नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। वीकली मॉक क्वेश्चंस फॉर यूपीसी प्रीलिम्स, करंट अफेयर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन सा है चेक करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग राज्यसभा। वेरी इजी क्वेश्चन, वीडियो पॉज कीजिए, स्टेटमेंट्स पढ़ लीजिए, 3 सेकंड के अंदर हम आंसर डिस्कस करेंगे। नाउ द आंसर इज ऑप्शन ए 1 ओनली। देखिए पहला स्टेटमेंट क्या है, 1/3 ऑफ मेंबर्स जो है राज्यसभा से रिटायर्ड होता है हर 2 साल में, यह बात आपको पता होगा। स्टेटमेंट 2 इज नॉट करेक्ट। ए मेंबर इलेक्टेड इन ए बाई इलेक्शन रिमेन्स ए मेंबर ऑफ द रिमेंडर ऑफ द टर्म ऑफ मेंबर। देखिए अगर कोई राज्यसभा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बाई इलेक्शन में इलेक्ट होके राज्यसभा में आते हैं तो जिनके वैकेंसी पर वो आया होगा उनके जो रिमाइंडर टर्म है तब तक वो रह सकता है, ऐसा नहीं कि वो अगले 6 साल के लिए रहेंगे। ठीक है, सो स्टेटमेंट 2 इधर गलत है। आंसर इज ऑप्शन ए 1 ओनली। क्वेश्चन नंबर 2, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन। विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव इज और आर करेक्ट। वीडियो पॉज कीजिए और आंसर बताइए। नाउ द आंसर इज ऑप्शन ए 1 ओनली। देखिए पहला स्टेटमेंट क्या है, बेसिक डेफिनेशन है, द मिशन एम्फसाइजेस एम्पावरिंग नेशनल एकेडमिक एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन स्प्रेड ओवर द कंट्री बाय इंस्टॉलिंग ए वास्ट सुपर कंप्यूटिंग रिग। तो बेसिकली सुपर कंप्यूटर से रिलेटेड एक मिशन है नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन। और सेकंड क्या है, द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर असेंबल्ड इंडिजिनियसली कॉल्ड परम ब्रह्मा। देखिए पहला सुपर कंप्यूटर जो इंडिजिनियसली इंस्टॉल किया था वो वैसे IIT BHU में ही था, पर नाम जो है परम शिवाय था। ठीक है, सिमिलर सिस्टम्स लाइक परम शक्ति, परम ब्रह्मा वेर इंस्टॉल्ड एट IIT खड़गपुर एंड IISER पुणे। तो इधर हमारा सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाता है, इधर क्या होना चाहिए था, परम शिवाय होना चाहिए था। ठीक है, सो आंसर इज ऑप्शन ए 1 ओनली। स्टेटमेंट क्वेश्चन नंबर 3, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट। वीडियो पॉज कीजिए और आंसर बताइए। नाउ द आंसर इज ऑप्शन बी 2 ओनली। देखिए पहला स्टेटमेंट क्या है, टू बी इंक्लूडेड ऑन वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट साइट्स मस्ट बी ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सल वैल्यू एंड मीट एटलीस्ट 3 आउट ऑफ 10 सिलेक्शन क्राइटेरिया। वैसे देखिए दोस्तों, यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में आने के लिए टोटल 10 क्राइटेरिया है, उसमें से केवल एक भी अगर फुलफिल करेंगे ना तो उन्हें वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में इंक्लूड कर सकता है। तो वैसे 10 क्राइटेरिया कौन कौन सा इधर मेंशन्ड है, मैं आपको PDF प्रोवाइड करूंगा, टेलीग्राम चैनल में अवेलेबल होगा, उससे आप पढ़ सकते हो। वैसे वीडियो पॉज करके भी आप पढ़ सकते हो। ठीक है, अब स्टेटमेंट 2 क्या कह रहा है, इंडिया 40 साइट्स इंक्लूडेड इन वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट एंड आर कैटेगराइज्ड इनटू 3 हेड्स, कल्चरल, नेचुरल एंड मिक्स्ड। अब कल्चरल में कौन कौन से साइट्स हैं, नेचुरल में कौन कौन से साइट्स है, मिक्स्ड में कौन कौन से साइट्स है, ये सब इधर मेंशन्ड है। तो स्टेटमेंट 2 क्या कह रहा है, India has 40 sites included in World Heritage List, out of which only 1 site is under mixed category. Mixed category में वैसे इंडिया से एक ही साइट है जिसका नाम क्या है, कांचनजोंगा नेशनल पार्क, ये सिक्किम में है। राइट, अगला क्वेश्चन नंबर 4, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग गेमिंग इन इंडिया। वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए। Now the answer is option A 1 only। देखिए बेटिंग एंड गैम्बलिंग जो है वैसे स्टेट जुरिस्डिक्शन में आता है। एंट्री नंबर 34 ऑफ लिस्ट 2 स्टेट लिस्ट ऑफ द 7th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर एक्सक्लूसिव पावर दिया हुआ है स्टेट्स को टू मेक लॉज रिलेटिंग टू बेटिंग एंड गैम्बलिंग। तो पहला स्टेटमेंट जो है सही है। सेकंड क्या है, इन इंडिया गेम ऑफ स्किल इज प्रोहिबिटेड एंड सब्जेक्ट टू क्रिमिनल सैंक्शंस। देखिए दोस्तों, 2 तरह का गेम होता है बेसिकली, एक होता है गेम ऑफ स्किल, दूसरा होता है गेम ऑफ चांस। गेम ऑफ स्किल मतलब थोड़ा बहुत स्किल यूज करना पड़ता है वो गेम जीतने के लिए। गेम ऑफ चांस मतलब बिल्कुल लक के ऊपर होता है। वो बेसिकली जो कार्ड गेम्स वगैरह होता है या फिर जो बेटिंग वगैरह होता है वो प्योर चांस के ऊपर है, लक के ऊपर है। तो ऐसा जो गेम्स है ना, गेम्स ऑफ चांस, वो प्रोहिबिटेड है, पर गेम ऑफ स्किल प्रोहिबिटेड नहीं है। बाकी कई सारे डिटेल्स इधर लिखा है, आप पॉज करके पढ़ सकते हो। बेसिकली आप ये जान लीजिएगा, गेम ऑफ स्किल प्रोहिबिटेड नहीं है, गेम ऑफ चांस प्रोहिबिटेड है एंड इट इज सब्जेक्ट टू क्रिमिनल सैंक्शंस आल्सो। सो ऑप्शन ए इज द आंसर 1 ओनली। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस आर एलिजिबल फॉर बेसिक इंश्योरेंस कवर अंडर द प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना इंश्योरेंस कवर। ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन को, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। वीडियो पॉज कीजिए और आंसर बताइए।
नाउ द आंसर इज ऑप्शन सी 1, 2 एंड 5 ओनली। देखिए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंदर कॉम्प्रिहेंसिव रिस्क इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है टू कवर यील्ड लॉसेस ऑन एरिया बेस्ड अप्रोच बेसिस ड्यू टू नॉन प्रिवेंटेबल रिस्क, जो रिस्क हम प्रिवेंट नहीं कर सकते, एक्ट ऑफ गॉड वगैरह बोल सकते हो। वैसे ड्रॉट होता है, ड्राई स्पेल्स, फ्लड, inundation, widespread of pest and disease attack, landslides, natural fire due to lightning storm, hailstorm, cyclone, ये सब देखिए बेसिक रीजन आप बोल सकते हो। या फिर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का बेसिक इंश्योरेंस कवर में कवर्ड है। आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया होगा, मैं आपको क्लियरली और एक बार समझा देता हूं। देखिए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना इंश्योरेंस कवर के अंदर कुछ नॉन प्रिवेंटेबल रिस्क जो है, दे आर एलिजिबल फॉर बेसिक इंश्योरेंस कवर सच एज drought, dry spells, flood, inundation, pest and disease attack, landslides, natural fire, etc. etc. ये सारे बेसिक इंश्योरेंस कवर के लिए एलिजिबल है। इसके अलावा और भी कुछ रिस्क है जो एक एक स्टेट में होता है या फिर एक एक यूनियन टेरिटरी में होता है। आप इन सारे रिस्क को भी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में इंक्लूड कर सकता है अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहने से। वो कौन कौन से रिस्क है? प्रिवेंटेड सोइंग प्लांटिंग जर्मिनेशन रिस्क, मिड सीजन एडवर्सिटी, पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस, लोकलाइज्ड कैलामिटीज, अटैक बाय वाइल्ड एनिमल्स। ये सारे रिस्क इंक्लूड करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट्स को स्टेट लेवल कोऑर्डिनेशन कमिटी ऑन क्रॉप इंश्योरेंस दैट इज SLCCCI के साथ कंसल्ट करना होता है। चाहने से ये सारे रिस्क भी इंक्लूड कर सकता है, पर ये सारे बेसिक इंश्योरेंस कवर के लिए एलिजिबल नहीं है। मतलब अगर स्टेट गवर्नमेंट इन रिस्क को ऐड नहीं करेंगे तो ये एलिजिबल नहीं होगा। अब समझ गए? तो देखिए आंसर क्या होगा, 1, 2 एंड 5 ओनली। लैंडस्लाइड्स, पेस्ट इन्फेस्टेशन एंड ड्रॉट, ये जो न्यूक्लियर कंटामिनेशन एंड पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस जो है बेसिक इंश्योरेंस कवर के लिए एलिजिबल नहीं है। समझ गए? अगला क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इंडियन नेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव आर करेक्ट। वीडियो पोस्ट कीजिए, आंसर बताइए। नाउ द आंसर इज ऑप्शन C 1 and 3 ओनली। देखिए, सबसे पहला स्टेटमेंट, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी इज द इंटरगवर्नमेंटल फोरम फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल कोऑपरेशन इन द न्यूक्लियर फील्ड। वेरी बेसिक डेफिनेशन, बिल्कुल सही है। इट इज यूएन स्पेशलाइज्ड एजेंसी। गलत दोस्तों, ये यूएन का कोई स्पेशलाइज्ड एजेंसी नहीं है। पर देखिए, IAEA यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली को रिपोर्ट करता है। इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो काफी स्ट्रांग है, पर ये यूएन का कोई स्पेशलाइज्ड एजेंसी नहीं है। बाकी पूरा डिटेल्स इधर लिखा है, आप पढ़ सकते हो, ठीक है, और कुछ ज्यादा डिटेल्स है। Question number 7. Consider the following statements regarding State Election Commission. Which of the statements are correct? वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए। Now the answer is option D, neither one nor two. दोनों गलत है दोस्तों। देखिए, very simple question. SEC is responsible for superintendence, direction, control of the elections to the पंचायत, सही है। Urban local bodies, सही है। And state legislature का नहीं है, ठीक है। स्टेट लेजिस्लेचर का इलेक्शन एक्चुअली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डायरेक्ट करते हैं या फिर कंट्रोल करते हैं। फिर कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से स्टेट इलेक्शन कमिश्नर होल्ड्स ऑफिस फॉर द टर्म ऑफ 6 years और अंटिल दे अटेन द एज ऑफ 65 years। ये गलत है दोस्तों, क्योंकि देखिए इधर क्लियरली लिखा है, subject to the provisions of any law made by the legislature of a state, condition of service and tenure of the office of state election commissioner shall be such as governor may by rule determine। गवर्नर डिटरमाइन करेगा, ऐसा कोई 6 साल का टेन्योर नहीं दिया हुआ है। स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को गवर्नर अपॉइंट करते हैं, राइट। सो द आंसर इज ऑप्शन डी, neither one nor two। क्वेश्चन नंबर 8, मैच द फॉलोइंग पेयर्स, रिवर्स ट्रिब्यूटरीज। इधर रिवर्स है, ये ट्रिब्यूटरीज है, अब मैच कीजिए। Now the answer is option A4 गागर कौशल्या, B2 नर्मदा हालोन, C1 गोदावरी इंद्रावती एंड D3 महानदी मंद। अब मेरी प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा गलत हो सकता है, सॉरी फॉर दैट। अब देखिए दोस्तों, गागर कौशल्या, नर्मदा हालोन, गोदावरी इंद्रावती, महानदी मंद। देखिए न्यूज में आया था क्योंकि इलीगल सैंड माइनिंग एक इश्यू बन गया है गागर रिवर के एरियाज में। ये मैंने एक वीडियो के थ्रू आपको कवर भी किया था। सो द आंसर इज ऑप्शन ए। Question number 9, Crime and Criminal Tracking Network and Systems is a project aimed at creating a comprehensive and integrated system for enhancing the efficiency and effectiveness of the policing at the police station level। तो basically पुलिस का efficiency increase करने के लिए एक Crime and Criminal Tracking Network and Systems लॉन्च किया था। अब इस सिस्टम में कौन कौन स्टेक होल्डर्स है ये आप मुझे बताइए। वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए। Now the answer is option
डी 1, 2, 3, 4 एंड 5 ये सारे जो है दोस्तों क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम्स का स्टेक होल्डर है, मतलब ये सारे जो है इस सिस्टम में कंट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, अब पूरा डिटेल्स इधर लिखा है दोस्तों, कौन कौन स्टेक होल्डर्स है। सिटीजन ग्रुप्स भी है, एनसीआर भी है, स्टेट पुलिस डिपार्टमेंट है, एनसीआरबी मतलब नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, एमएचएम मतलब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, फिर एक्सटर्नल डिपार्टमेंट्स ऑफ स्टेट सच एज कोर्ट्स, पासपोर्ट ऑफिस, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट्स, हॉस्पिटल्स एक्सेट्रा, नॉन गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन, ये सारे हैं। देखिए ये आप लॉजिक से बोल सकते हो, पुलिस को अगर कोई केस इन्वेस्टिगेट करना है तो सबका कोऑपरेशन चाहिए। ठीक है, इसमें जितना भी लिखा है उन सारे का कोऑपरेशन चाहिए। सो आंसर इज ऑप्शन डी 1, 2, 3, 4 एंड 5। क्वेश्चन नंबर 10, देखिए मैं बहुत कुछ डिटेल्स लिखा हूं और सब आप पीडीएफ से पढ़ सकते हो। ठीक है, आज शाम को मैं पीडीएफ अपलोड कर दूंगा वैसे ये वीडियो अपलोड होने के बाद। क्वेश्चन नंबर 10, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर के बारे में आपने सुना ही होगा। विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव आर करेक्ट? वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए। नाउ द आंसर इज ऑप्शन ए 1 एंड 2 ओनली। स्टेटमेंट 3 गलत है। देखिए प्रोटेम स्पीकर मतलब क्या होता है, द स्पेलिंग थोड़ा सा गलत है, प्रोटेम स्पीकर है। प्रोटेम स्पीकर मतलब देखिए प्रेसिडेंट और गवर्नर अपॉइंट्स द प्रोटेम स्पीकर टू प्रिसाइड ओवर द सिटिंग्स ऑफ न्यूली इलेक्टेड हाउस। देखिए जब जनरल इलेक्शन के बाद नया हाउस इलेक्ट होता है तब स्पीकर का इलेक्शन होने से पहले बाकी सब काम देखभाल करने के लिए एक प्रोटेम स्पीकर को, इंटरिम स्पीकर आप बोल सकते हो, गवर्नर या प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। आप देखिए पहला स्टेटमेंट क्या है, प्रेसिडेंट गवर्नर अपॉइंट्स द प्रोटेम स्पीकर टू प्रिसाइड ओवर द सिटिंग्स ऑफ न्यूली इलेक्टेड हाउस। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकंड क्या है, ही और शी एनेबल्स द हाउस टू इलेक्ट द स्पीकर। बिल्कुल सही, नया स्पीकर इलेक्ट तो होना ही पड़ेगा। फिर 3, प्रोटेम स्पीकर हिमसेल्फ और हरसेल्फ कैन नॉट पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ द स्पीकर। ऐसा नहीं है, प्रोटेम स्पीकर भी इलेक्शन ऑफ द स्पीकर में पार्टिसिपेट कर सकता है। ठीक है, सो आंसर इज ऑप्शन ए 1 एंड 2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 11, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग डिजी लॉकर। अब ऐसे कई लोग डिजी लॉकर वाला एप्लीकेशन आपके स्मार्टफोन में यूज कर रहे होंगे, तो आप बताइए डिजी लॉकर के बारे में 2 स्टेटमेंट्स है। वीडियो पोस्ट कीजिए, आंसर बताइए। नाउ द आंसर इज ऑप्शन ए 1 एंड 2 ओनली। देखिए क्या लिखा है, इसमें ज्यादा एक्सप्लेनेशन की कोई जरूरत नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इनिशिएटिव है, बिल्कुल सही। इट प्रोवाइड्स एन अकाउंट टू एवरी आधार होल्डर टू एक्सेस ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स इन डिजिटल फॉर्मेट, ये भी सही है। देखिए जब आप डिजी लॉकर इंस्टॉल करते हो तब आपसे आधार नंबर पूछते हैं, तो आधार होल्डर जो है वो एक अकाउंट क्रिएट कर सकता है डिजी लॉकर में। फिर डिजी लॉकर वाया डिजी लॉकर ओनली अपलोडेड फाइल्स कैन बी एक्सेस्ड इन डिजिटल फॉर्मेट। ऐसा कुछ नहीं है, आप डिजी लॉकर खोलिए, आपका कोई भी डॉक्यूमेंट अगर गवर्नमेंट से इश्यूड है वो आप देख सकते हो। वैसे आप डिजी लॉकर में आपका कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड भी कर सकते हो, तो डिजी लॉकर के थ्रू आप ओनली अपलोडेड फाइल्स नहीं, जो इश्यूड फाइल्स है गवर्नमेंट के द्वारा वो भी देख सकते हैं। सो आंसर इज ऑप्शन ए 1 एंड 2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 12, PMFME स्कीम इज अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज। वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए। नाउ द आंसर इज ऑप्शन बी, मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। वेरी इजी क्वेश्चन दोस्तों। PMFME मतलब क्या है, प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग स्कीम। ठीक है, आप देखिए ये स्कीम बेसिकली फाइनेंशियल, टेक्निकल एंड बिजनेस सपोर्ट प्रोवाइड करता है माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस के लिए। एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम मतलब सेंटर का स्कीम रहेगा पर इंप्लीमेंट करेंगे स्टेट्स। इसका जो फंड शेयरिंग है ये भी रेशियो बेसिस पे रहता है। सेंटर कभी 60% देता है, कभी 40% स्टेट को देना पड़ेगा। ये देखिए स्टेट के ऊपर डिपेंडेंट है। कुछ जनरल स्टेट्स जो है उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो कम रहता है, नॉर्मली 60% रहता है, 40% स्टेट को लेना पड़ेगा। बाकी जो नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयन स्टेट्स वगैरह के लिए सेंटर का जो कंट्रीब्यूशन है वो हमेशा ज्यादा रहता है। देखिए इधर 90% सेंट्रल गवर्नमेंट देगा, 10% केवल इन स्टेट्स को लेना है। जितने यूनियन टेरिटरीज है जिनके पास लेजिस्लेचर नहीं है उनके लिए 100% फंडिंग सेंटर से होगा। ठीक है, आप देखिए तो ये मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के अंडर काम करते हैं PMFME स्कीम जो है। क्वेश्चन नंबर 13, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग प्रधानमंत्री दक्षता और कुशलता संपन्न हितग्राही स्कीम, PM दक्ष स्कीम। वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए। नाउ द आंसर इज ऑप्शन A 1 ओनली। देखिए इट इज ए नेशनल एक्शन प्लान फॉर स्किलिंग मार्जिनलाइज्ड पर्सन। मार्जिनलाइज्ड पर्संस जितने हैं उनको स्किल करने का एक्शन प्लान है PM दक्ष स्कीम। आपका ये PM दक्ष का फुल फॉर्म से आपको पता चल गया होगा।
और सेकंड स्टेटमेंट क्या है, ये मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के अंडर आता है। ये गलत है दोस्तों। देखिए ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंडर आता है। वैसे अंडर द प्रधानमंत्री दक्षता और कुशलता संपन्न हितग्राही स्कीम एलिजिबल टारगेट ग्रुप्स आर बीइंग प्रोवाइडेड स्किल डेवलपमेंट। कुछ टारगेट ग्रुप्स को स्किल डेवलपमेंट प्रोवाइड करता है, जैसे कि देखिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स है, शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम है, लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम है, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम है। अब ये जो प्रोग्राम के लिए कौन कौन एलिजिबल है, मैंने आपको बोला मार्जिनलाइज्ड पर्सन है। अब मार्जिनलाइज्ड पर्सन कौन कौन सा है, शेड्यूल्ड कास्ट के, अदर बैकवर्ड क्लासेस के, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस के, डी नोटिफाइड ट्राइब्स जितने हैं, सैनिटेशन वर्कर्स इंक्लूडिंग वेस्ट पिकर्स, मैनुअल स्कैवेंजर्स, ट्रांसजेंडर्स और अदर सिमिलर कैटेगरीज। तो ये सारे जो है मार्जिनलाइज्ड पर्सन वाला कैटेगरी में आता है, तो पीएम दक्ष स्कीम के अंडर कवर्ड है, राइट। सो आंसर इज ऑप्शन ए, 1 ओनली। क्वेश्चन नंबर 14, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग राष्ट्रीय वयोश्री योजना। वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए। नाउ द आंसर इज ऑप्शन बी, 2 ओनली। देखिए राष्ट्रीय वयोश्री योजना के बारे में क्वेश्चन है। सबसे पहला स्टेटमेंट क्या है, इट एम्स टू प्रोवाइड ओल्ड एज पेंशन्स टू द सीनियर सिटीजन्स। ऐसा नहीं है। राष्ट्रीय वयोश्री योजना के अंदर सीनियर सिटीजन्स जो बिलो पॉवर्टी लाइन से बिलोंग करता है उनके लिए एड्स एंड असिस्टिव लिविंग डिवाइसेस प्रोवाइड करते हैं। देखिए आपको पता है सीनियर सिटीजन्स के साथ एज रिलेटेड डिसेबिलिटीज रहते हैं, सच एज लो विजन, हियरिंग इंपेयरमेंट, लॉस ऑफ टीथ, लोकोमोटर डिसेबिलिटीज। तो उनके लिए असिस्टिव लिविंग डिवाइसेस प्रोवाइड करेंगे। मान लीजिए किसी का लो विजन है तो उनके लिए स्पेक्स प्रोवाइड करेंगे। हियरिंग इंपेयरमेंट जिसका है उनके लिए ईयर प्लग्स या फिर जो ईयर में लगाते हैं ना डिवाइसेस ज्यादा सुनाई देने के लिए, वो सारे हियरिंग डिवाइसेस प्रोवाइड करते हैं। लॉस ऑफ टीथ वालों के लिए जो आर्टिफिशियल टीथ है वो प्रोवाइड करेंगे। लोकोमोटर डिसेबिलिटीज जिनका है उनके लिए भी आर्टिफिशियल लिम्स वगैरह या फिर जो भी असिस्टिव डिवाइसेस है वो सब प्रोवाइड करेगा। यह है बेसिकली राष्ट्रीय वयोश्री योजना। स्टेटमेंट 2 करेक्ट है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, मतलब 100% सेंटर की तरफ से फंडिंग होगा, वो भी सीनियर सिटीजन वेलफेयर फंड से। ठीक है। स्टेटमेंट 3 क्या लिखा है दोस्तों, स्कीम इज इंप्लीमेंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ये भी गलत है। ये स्कीम इंप्लीमेंट करता है आर्टिफिशियल लिम्स मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन जो एक पीएसयू है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। सो द आंसर इज ऑप्शन बी, 2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 15, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ऑपरेशन ग्रीन्स। वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए। नाउ द आंसर इज ऑप्शन ए, 1, 2 एंड 3 ओनली। स्टेटमेंट 4 गलत है। देखिए ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के अंडर नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के अंडर आता है। वैसे 1, 2, 3 स्टेटमेंट जो है ये बिल्कुल सही है। क्या क्या लिखा है देखिए, ये बेसिकली एक प्राइस फिक्सेशन स्कीम है दोस्तों। फार्मर्स को अपने प्रोड्यूस का राइट प्राइस मिलने के लिए एक प्राइस फिक्सेशन स्कीम है ऑपरेशन ग्रीन्स। अब देखिए ये जो ऑपरेशन ग्रीन्स है ये मेनली मार्केटिंग ऑफ टोमेटोस, ओनियंस एंड पोटैटोस के ऊपर फोकस करते हैं, जिसे आप टॉप वेजिटेबल्स बोलते हो, TOP। स्टेटमेंट 2 भी सही है। एक 2 pronged स्ट्रैटेजी होगा प्राइस स्टेबलाइजेशन मेजर्स के लिए एंड इंटीग्रेटेड वैल्यू चेन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए। स्टेटमेंट 3 देखिए, प्राइस स्टेबलाइजेशन मेजर्स इंप्लीमेंट करने का नोडल एजेंसी कौन होगा, नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया जिसे आप नाफेड बोलते हो। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री 50% सब्सिडी भी प्रोवाइड करेंगे। किसके लिए, एक तो ये जो टॉप क्रॉप्स है ना, टोमेटो, ओनियन, पोटैटो, इसे ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो खर्च होगा ना उसमें 50% सब्सिडी, और हायरिंग ऑफ अप्रोप्रिएट स्टोरेज फैसिलिटीज। देखिए ये जो टॉप क्रॉप्स है इसे हार्वेस्ट करने के बाद स्टोर करना पड़ता है। अब स्टोर करने के लिए स्टोरेज फैसिलिटीज चाहिए, अब स्टोरेज फैसिलिटीज हायर करना पड़ेगा, तो इसमें भी सब्सिडी प्रोवाइड करेंगे मिनिस्ट्री जो है। ठीक है। सो द आंसर विल बी ऑप्शन ए, 1, 2 एंड 3 ओनली। तो दोस्तों दैट्स एंड ऑफ इट। आई होप आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। लेक्चर की PDF एज यूजुअल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा जिसका लिंक नीचे प्रोवाइडेड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।